नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा जो 2020 में विज्ञान का पेपर लिया गया है, उसमें जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उसने लेसन नंबर 6, 8 और 9 यानी कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है उनके आंसर्स कैसे दिए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अध्याय 15 और 16 के क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाए थे कि टॉपर्स ने उनके आंसर कैसे लिखे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अध्याय 6, 8 और 9 जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है उसके आंसर्स इस बच्चे ने, टॉपर बच्चे ने कैसे लिखे हैं सन 2020 में। इसके बाद हम देखेंगे 2019, फिर देखेंगे 2018। तो पहले हम देखते हैं 2020 में इस बच्चे ने कैसे आंसर्स लिखे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए बच्चों, ये है 2020 का साइंस का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं इसमें से चैप्टर 6, 8 और 9 यानी बायोलॉजी का कौन सा पोर्शन आया है। 7th को नहीं देखेंगे क्योंकि 7th 2022 में चैप्टर नंबर 7 नहीं आएगा। ये वाला हिस्सा ग लिखा है मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखा है बच्चे ने। ये है एक बच्चे की कॉपी जिसमें कि केंद्र संख्या की मोहर और केंद्र व्यवस्थापक का हस्ताक्षर और उसके रोल नंबर छुपा दिया गया जिससे गोपनीयता बनी रहे। चौथा ऑप्शन जो है इसका लिखा हुआ है उत्सर्जन। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अध्याय 6, 8 और 9 इसमें से कुल मिलाकर 21 नंबर के सवाल आते हैं। 21 नंबर के, बहुत बड़ा संख्या है ये, 21 अंक। यानी आपने इनको अगर अच्छी तरह तैयार कर लिया तो आपके 21 नंबर पक्के हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे इसके आंसर्स लिखने हैं। और एक बात और कि इनमें से एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक मल्टीपल चॉइस आएगा, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जिसका एक उत्तर एक लाइन में लिखते हैं, और 2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे यानी कि 2 + 2 + 2, 2 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के यानी कि 3 + 3 + 3, और 1 नंबर आता है, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो इसको अब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा उत्तर 21। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर 6, 8 और 9 कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से सभी तरीके के प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के भी, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी और 4 नंबर के भी। तो ये आप अच्छी तरह देख लें, पूरा वीडियो देखें, आराम से देखें और इनके आंसर्स समझने की कोशिश करें कि किस तरह सटीकतापूर्वक इस जो टॉपर बच्चा है उसने आंसर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये प्रश्न संख्या 3 है, ये भी 1 नंबर का है। क्या लिखा है? पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है। इसका आंसर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर युक्त पुष्प उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। बिल्कुल एक लाइन का आंसर लिखा है, 1 नंबर का है, इसलिए आपने सटीक पूर्व आंसर लिखना है कि उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं और अंडरलाइन भी कर रखा है, नीचे इसकी लाइन खींची हुई है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। है स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। ये चैप्टर नंबर 6 से है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखें। अध्याय 6 से 2 नंबर का सवाल है। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको अध्याय 7 नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से कोई भी सवाल इस बार नहीं आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11वां, यह है हाइड्रा में मकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए। तो ये जो प्रश्न है इसको हम देख सकते हैं क्योंकि अध्याय 8 का है और ये भी 2 नंबर का है। तो ये हम प्रश्न संख्या 9 और 11 का उत्तर देखते हैं कि टॉपर बच्चे ने कैसे किया है। बस पहले हेडिंग डालिए स्वयंपोषी, उसका लिखा हुआ जीवधारी जो ऊर्जा हेतु अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, और भोजन स्वयं निर्मित करने वाले जो पोर्शन है इसको अंडरलाइन कर दिया है। भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसको अंडरलाइन कर दिया है। बिल्कुल पता लग जाए टीचर को, एकदम देखते हैं कि भोजन स्वयं निर्मित कौन करता है, स्वयंपोषी करते हैं। स्वयंपोषी अथवा या स्वपोषी जीव कहलाते हैं और उदाहरण लिख दिया है सभी हरे पेड़ पौधे। तो इसी तरह आपको भी करना है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर देना है जिससे कि एकदम से टीचर का ध्यान वहाँ पर जाए और उनको पता लग जाए बच्चे को आता है। फिर है विषमपोषी को, इसको भी अंडरलाइन कर रखा है, हेडिंग बना रखी है। वे जीवधारी जो ऊर्जा हेतु स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं, अब निर्मित नहीं को अंडरलाइन कर दिया है। समझ में आ जाएगा टीचर को, निर्मित नहीं करते हैं, भोजन निर्मित नहीं करता, कौन नहीं करता है, विषमपोषी नहीं करता है, कर सकते अपितु दूसरे जीवधारियों पर आश्रित। अब दूसरे जीवधारियों पर आश्रित इसको भी अंडरलाइन कर रखा है, यानी दूसरे जीवधारियों पर जो आश्रित रहते हैं उन्हें बोलते हैं विषमपोषी।
भूषण कहलाते हैं। उदाहरण दे रखा है मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। बहुत अच्छा सटीक उदाहरण दे रखा है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मगर दूर दूर लिखा हुआ है तो अच्छा लग रहा है, देखने में साफ है। चित्र बना रखे हैं, पहले चित्र बनाया है उसमें हाइड्रा बना रखा है और एक नई कली निकलती हुई दिखा दी है, इसमें मुकुल लिख दिया, मुकुल बोलते हैं उसको। और दूसरे चित्र में फिर यहाँ बना रखा है कि जो कली है वो बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी हो गई, विकसित मुकुल। और तीसरे चित्र में वो अलग हो गया, यानी एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन गए हैं। और फिर थोड़ा समझा भी रखा है, लिखा हाइड्रा में मुकुलन। उपरोक्त प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन होता है। उपरोक्त माना जो ऊपर, जैसे ऊपर बना है, इसमें हाइड्रा में मुकुलन होता है, जिसमें सर्वप्रथम मुकुल अंडरलाइन कर दिया निकलता है और विकसित होकर नई संतति बनाता है। विकसित को अंडरलाइन कर रखा है, संतति को अंडरलाइन कर रखा है। 8 और 9 हैं, इनमें से कुल 21 नंबर के प्रश्न आते हैं। 21 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। केवल इन्हीं चैप्टर को अगर आप कर लें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। पास, अगर जो बच्चा फेल होने वाला है वो पास हो सकता है और जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाने वाला है वो डिस्टिंक्शन ला सकता है। डिस्टिंक्शन लाने वाला 90% ला सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6, 8 और 9। और एक बात और कि कैसे इनके क्वेश्चन आएंगे, देखिए 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, और एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का होगा। तो इस तरह के इसमें कुल 21 नंबर के सवाल आते हैं। और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रश्न इसी चैप्टर 6, 8 और 9 में से आएंगे। 19वां लिखा है प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये नियंत्रण एवं समन्वय यानी चैप्टर नंबर 7 का ही एक हिस्सा है, तो इसको हम नहीं करेंगे। इसकी जगह 6, 8, 9 में से ही एक दूसरा प्रश्न दिया जाएगा इस बार। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र जननांगों को प्रदर्शित करिए। इसका चित्र बनाना है और जो पुष्प है उसके जननांग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर को दिखाना है। और उसके साथ अथवा में लिखा हुआ है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और इनमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो 3 हैं, एक पित्तनली दिखानी है, अमाशय दिखाना है और घृशिका। अगर तो ये 1.5 नंबर के हैं, यानी कुल मिलाकर 3। उसके बाद 21वां प्रश्न भी इसी का है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें प्लेटलेट्स और लसिका। देखिए 19, 20, 21 लगातार, अब 19 को हम नहीं देखेंगे, 20 और 21 को हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न संख्या जो 20 थी, जो उसका अथवा के वाला नीचे वाला हिस्सा था उसका बच्चे ने आंसर दिया है, यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है और 3 अंगों को भी दिखाया हुआ है, घृशिका, पित्तनली और अमाशय। देखिए बिल्कुल सिंपल चित्र बना रखा है और दिखा रखा है। मानव पाचन तंत्र भी लिख दिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21 का उत्तर। प्रश्न संख्या 21 का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम आंसर देख लेते हैं एक बार कैसे लिखे। हेडिंग डाली है प्लेटलेट्स और फिर लिखा हुआ है कि प्लेटलेट शरीर का एक मुख्य वर्णक है। यह रुधिर के 3 भागों में से एक है, यानी कि रुधिर के 3 भाग होते हैं। रक्त प्लेटलेट शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है ये बता रखा है। रक्त प्लेटलेट्स का कार्य शरीर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करना। अब शरीर और क्षतिग्रस्त भाग और मरम्मत करना, इसको अंडरलाइन कर दिया है, इसके नीचे लाइन खींच दी, जिससे कि टीचर को देखते पता लग जाए कि क्या काम होता है प्लेटलेट्स का। शरीर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करना, और वो समझ जाए कि बच्चे ने उत्तर सही लिखा होगा। क्योंकि अगर वो पूरा ना भी पढ़ पाएँ जल्दी की वजह से, क्योंकि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी होती हैं, तो वो समझ जाएंगे कि हेडिंग के इसको अंडरलाइन कर रखा है, ये समझ जाएंगे बच्चे को आंसर आता है। जब शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह उस स्थान पर पहुंचकर उस स्थान की मरम्मत करके रुधिर प्रवाह को रोकता है, यानी रुधिर ज़्यादा ना बह जाए इसलिए इसको रोकता है। इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। अब ये जो उसका सेकंड पार्ट था लसिका, वो उसके बारे में लिखा हुआ है मानव शरीर में लसिका एक परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। परिवहन तंत्र को अंडरलाइन कर रखा है। यह शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। यह रुधिर की तरह ही कार्य करता है। इसके कई भाग होते हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं। तो निम्न भाग लिख रखें। लसिका गांठें, लसिका वाहिनिकाएं। लसिका गांठों का निर्माण लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट्स और गांठों को अंडरलाइन कर रखा है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको अंडरलाइन कर रखा है। अब देखिए यह प्रश्न 27, इसमें लिखा है उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है। ये जो है प्रश्न, ये प्रश्न लेसन नंबर 9 से आया हुआ है और लेसन नंबर 9 में बहुत सारा पोर्शन काटा हुआ है, मगर इस प्रश्न को हम देखेंगे, ये 2 नंबर का है। और फिर अगला जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट ख, कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये 2 नंबर का है, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 का है।
और ये नहीं आने वाला, तो हम केवल 27 का क वाला हिस्सा देखेंगे जो 2 नंबर का है। देखिए बच्चों, ये है प्रश्न 27 का उत्तर, और प्रश्न था कि उपार्जित लक्षण किन्हें कहते हैं। बहुत ही छोटा सा आंसर लिखा है, 2 नंबर का है क्वेश्चन, और लिखा है किसी जीव द्वारा अपने जनक द्वारा प्राप्त किए गए। अब जनक द्वारा प्राप्त किए गए को अंडरलाइन कर दिया, जनक माने माता पिता द्वारा प्राप्त किए गए लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, यानी जो लक्षण हमारे माता पिता से हमको मिलते हैं उनको बोलते हैं उपार्जित लक्षण। तो इन्होंने बहुत ही एक लाइन में लिख दिया है, ये डीएनए में होते हैं, वह डीएनए द्वारा ही अन्य पीढ़ी में पहुंचते हैं। यहाँ पर इनको नंबर मिले होंगे और यहाँ पर नंबर को छुपा दिया गया है। 2019 का साइंस का पेपर, और देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 में से। देखिए तीसरा लिखा है जनन की मूल घटना क्या है, 1 नंबर का सवाल है। इसका उत्तर देखते हैं क्या है। ये है 2019 की किसी टॉपर बच्चे की कॉपी, हमें नहीं पता उसका नाम और रोल नंबर वगैरह क्योंकि गोपनीय रखा गया है। हम उसका केवल आंसर शीट देख सकते हैं। देखते हैं इसने उस प्रश्न का क्या उत्तर लिखा हुआ है। देखिए 1 नंबर का ये सवाल था, प्रश्न संख्या 3, क्या लिखा हुआ है, जनन की मूल घटना, पहले निषेचन लिखा था फिर उसको काट दिया है, तो आप भी सीधे एक लाइन से काट सकते हैं। फिर लिखा है कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, यानी डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी बनाना है। तो ये इसका आंसर है, एक लाइन का था। देखिए प्रश्न संख्या 9, अब ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखें, और ख लार में पाए जाने वाले एंजाइम। तो ये दोनों ही प्रश्न जो हैं वो 7वें नंबर के चैप्टर से हैं, तो इनको हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। फिर है 8वां, रक्त दाब क्या होता है, सामान्य प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो ये है हमारा प्रश्न चैप्टर नंबर 6 से 2 नंबर का सवाल है। फिर है अगला, अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 7 से है, तो हम इसको भी नहीं करेंगे। तो केवल हम चैप्टर नंबर 10 का आंसर देखते हैं, 2 नंबर का सवाल है। रक्तदाब हेडिंग लिखिए, फिर लिखा है हम जानते हैं कि हमारी धमनियों व शिराओं में रक्त का प्रवाह बना रहता है। इन नलिकाओं में रक्त हृदय के प्रकुंचन यानी सिस्टोल भी लिखा हुआ था, अनुशीतलन के कारण बनने वाला वह दाब जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह 24 घंटे बना रहता है, और रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। बहुत अच्छी राइटिंग है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। फिर अगला लिखा है सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब 72 से 75 बार प्रति मिनट रहता है, जिस कारण हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन, यानी इसको अंडरलाइन कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए, के फलस्वरूप रक्त दाब बनाता है। तो बहुत अच्छी राइटिंग है, साफ साफ लिखा हुआ है और टू द पॉइंट लिखा हुआ है, सटीक लिखा हुआ है। 19, 20 और 21 तीनों ही ये बायो के पोर्शन हैं। और पहले हम देखते हैं 19 में से कि लिखा है स्वपरागण व परपरागण से आप क्या समझते हैं, और दूसरा इसका ख पोर्शन है, एक लिंगी और बहुलिंगी रूप से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये अध्याय 8 में से यानी चैप्टर नंबर 8 में से है, इसको हम देखेंगे। 3 नंबर के हो गए, एक तो है पहला वाला 1 नंबर का, और दूसरा जो ख पोर्शन है वो 2 नंबर का है। फिर 20वां क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भावों को दर्शाइए। ये है चैप्टर नंबर 7 में से, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे एक बार सिलेबस में नहीं है, मगर इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं अगर किया होगा बच्चे ने तो। वर्गाणु की संरचना एवं क्रियाविधि लिखिए, ये चैप्टर नंबर 6 में से है, 3 नंबर का सवाल है। फिर 21वां क्वेश्चन है कायिक प्रवर्तन द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नाम लिखिए, ये चैप्टर नंबर 8 में से है और 1 नंबर का सवाल है। फिर लिखा है समजात व समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, 2 नंबर का सवाल है और अध्याय 9 में से है। तो हम देखते हैं कि 19, 20 और 21 में से हम वो पोर्शन देखते हैं जो 6, 8 और 9 अध्याय में आए हुए हैं। स्वपरागण हेडिंग लिखिए, कहा जब किसी पुष्प में परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में लिखा है जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं वायु व कीट द्वारा, तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। यानी कि 19 का क इन्होंने पूरा कर दिया, तो इनके नंबर जो हैं वो पूरे मिल जाएंगे। लिखा है वह पुष्प जिसमें एक नर तथा मादा दोनों ही युग्मक नहीं पाए जाते, अर्थात जिसमें एक युग्मक पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। उदाहरण दे रखा है मक्का, पपीता इत्यादि। और द्विलिंगी पुष्प की हेडिंग डाल रखी है, लिखा है वह पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों यानी उभयलिंगी युग्मक पाए जाते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण दे रखा मटर, मकोय इत्यादि। तो ये उत्तर ख हो गया, यानी 19 वाला सवाल पूरा हो गया। तो उत्तर क में इन्होंने लिखा है कायिक प्रवर्तन द्वारा उगाए जा सकने वाले 2 पौधे, और लिखा हुआ आलू और गन्ना। लिखा हुआ है इसकी हेडिंग प्राणियों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एक एवं संरचना तो समान होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, संजातंग कहलाते हैं। उदाहरण दे रखा है जैसे मनुष्य के हाथ एवं घोड़े के अग्रपाद। दूसरा उदाहरण दे रखा है सील के फ्लीपर एवं पक्षियों के पंख, और ये
उदाहरण को इन्होंने अंडरलाइन भी कर रखा है। फिर लिखा है समरूप अंग किसे कहते हैं? प्राणियों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण दे रखा है चमगादड़ के पंख तथा पक्षियों के पंख या तितली के पंख, और उनको अंडरलाइन भी कर रखा है। इसके दो भाग हैं। क में लिखा है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन तथा मुकुलन से आपके समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस बार भी आ सकता है, 2 नंबर का है। और दूसरा है परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार स्पष्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने के चांस है, 2 नंबर का है। तो इनके आंसर देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं। तो पुनरुद्भवन लिखा है जब किसी एक कोशिक या बहुकोशिकीय जीव का एक अंग कट जाने पर वह जीव उसी स्थान पर पुनः उस अंग की विकसित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण दे रखा है प्लेनेरिया का, एक चित्र भी इन्होंने बना रखा है। मुकुलन के बारे में, जब किसी जीव के उदर भाग में एक उभार यानी मुकुल उत्पन्न होता है तथा यह मुकुल कुछ दिन तक इस जीव के शरीर पर वृद्धि करने के पश्चात स्वतः इस जीव से दूर होकर एक नया जीव जन्म बना लेता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा यूग्लिना। और एक चित्र बना रखा है सिंपल सा, एक हाइड्रा बना रखा है और उसमें एक छोटी सी ये मुकुल बना रखा है, जो पहले भी बनाया था उसी को देखा था हमने, और उसी को फिर ये अलग हो गया और एक नया जीव बन गया। तो एक साधारण सा चित्र है, आप भी चित्र जरूर बनाएं, चाहे इसमें प्रश्न पूछा हो या नहीं पूछा हो, क्योंकि चित्र जो है वो शब्दों से कई ज़्यादा गुना समझा सकते हैं किसी को अपना उत्तर। देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, परागण व निषेचन में अंतर बताइए। ये 19 में भी हमने देखा था, आया था, और ये 18 में भी आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है 10वां प्रश्न, लार क्या है, भोजन के पात्र में इसकी क्या भूमिका है। ये 10वां जो है वो 6ठे लेसन से है, और जो 9वां क्वेश्चन था 8वें लेसन से है। और फिर अगला लिखा है 11वां क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये है अध्याय 9 में से। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं 3 अलग अलग लेसन में से, इनको देखते हैं। अब देखिए प्रश्न 9 का उत्तर लिखा हुआ है इन्होंने, परागण एक तरफ लिखा हुआ है और निषेचन एक तरफ लिखा हुआ है, इससे इन्होंने अंतर बताया हुआ है। लार और लिखा हुआ है लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम होता है जो भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, एमाइलेज एंजाइम को अंडरलाइन कर रखा है। फिर लार की भूमिका लिख रखी है भोजन में, लार की भूमिका, भोजन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। लार के कारण भोजन के स्वाद पहचानने में सहायक होता है। फिर है लार में श्लेष्म और टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को निगलने में सहायक होते हैं। इस बार भी आने के चांस है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें 22 जोड़ी यानी कि 44, एक जोड़ी में 2 होते हैं ना, तो 22 जोड़ी में 44 गुणसूत्र समान रहते होते हैं। जबकि 23वां गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, अर्थात नर में 23वां गुणसूत्र XY होता है, जबकि मादाओं में XX होता है। जब XY शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करते हैं तो नर शिशु का जन्म होता है, परंतु जब XX अंडाणु का निषेचन होता है तो मादा शिशु का जन्म होता है। अब इस बात को इन्होंने अपने चित्र के माध्यम से समझाया है, जो कि चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है ये चित्र भी आप चित्र समझ जाएंगे तो आपको पूरा उत्तर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपने पहले XY बना लेना है। हमें ये 19वां क्वेश्चन जो है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाएं, उसमें निम्नलिखित भावों को दर्शाएं, परागकोश को दर्शाएं, वर्तिकाग्र को दर्शाएं, अंडाशय को दर्शाएं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर है 20वां क्वेश्चन, वायवीय व अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। और अगला क्वेश्चन भी इसी 6, 8 और 9 में से है, मानव पाचन तंत्र का सूक्ष्म चित्र बनाइए और निम्नलिखित भावों को दर्शाइए। दर्शाना क्या है, आमाशय, यकृत और बड़ियाँ आती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19, 20 और 21। अभी 21 का अथवा वाला पोर्शन भी देख लेते हैं पहले क्या है। उसमें लिखा हुआ है मानव श्वसन तंत्र का सूक्ष्म चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भावों को दर्शाइए। तो पहला है फुफ्फुस, श्वासनली और डायाफ्राम। तो ये 21वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। देखते हैं कि टॉपर बच्चे ने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है। संख्या 19 में इस बच्चे ने एक बहुत ही सिंपल सा चित्र बनाया है फूल का, बहुत कठिन नहीं है, मगर केवल 3 चीज़ों को दिखा रखा है जो जरूरी पूछी थी उसमें। इसमें इन्होंने वैसे तो और भी चीज़ें दिखा रखी हैं, आप भी दिखा सकते हैं। परागकोश पहचान लें आप कहाँ है परागकोश, वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, और अंडाशय किसे कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने बीजाणु और पंखुड़ी को भी दर्शाया है, मगर नंबर मिलेंगे 3। और एक पेज के 2 हिस्से कर लिए हैं, एक तरफ वायवीय को दिखा रखा है, एक तरफ अवायवीय का आंसर लिख रखा है।
21 में। देखिए ये है मानव पाचन तंत्र का चित्र बना रखा है और बहुत ही आसान सा चित्र बना रखा है एक, और इसमें इन्होंने जो 3 अंगों के बारे में पूछा था उसके नामांकन करने को कहा था वो कर रखा है इन्होंने, बल्कि 4 में कर रखा है, तो आप देख लें उनको एक बार। मानव पाचन तंत्र का चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से इनको पूरे नंबर मिले होंगे। 27वां प्रश्न है, इसके 3 भाग हैं। क है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, 1 नंबर का है। फिर है ख किसी पौधे से जाइलम निकाल देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 नंबर का है। फिर है ग समझाता समरूप अंगों के एक एक उदाहरण देकर समझाइए, 2 नंबर का है। कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, इसका उत्तर इन्होंने लिखा है हमारे शरीर में छोटी में, आप आंत लिखना भूल गए हैं, ये कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम की सहायता से वसा का वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदला जाता है, तो यहाँ पर इनको नंबर मिल गए होंगे। जाइलम पादप में जल का वहन करता है, यानी जाइलम और जल। देखिए जौ से जाइलम, जौ से जल, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। और फिर लिखा है जाइलम वाहिनिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम परासरणी दाब के कारण जल को जड़ से तने के शीर्ष भाग तक पहुंचाता है, इसे निकाल देने पर पौधा सूख जाएगा। ये भी 1 नंबर का था, 1 नंबर पूरा मिल गया होगा। अगर आप इतना भी लिख देंगे केवल कि जाइलम पादप में जल का वहन करता है, तब भी 1 नंबर मिल जाएगा। समझात अंग लिखे इन्होंने, वे अंग जिनकी संरचना तो एक समान होती है किंतु वह कार्य भिन्न भिन्न करते हैं। उदाहरण दे रखा मनुष्य का हाथ व छिपकली का हाथ। और समरूप कार्य में लिखा हुआ वे अंग जिनकी संरचना तो भिन्न भिन्न होती है किंतु कार्य समान होते हैं, यानी कि काम एक जैसा करते हैं मगर अलग अलग तरीके के बने होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण चमगादड़ व तितली का पंख। ये 2 नंबर का था, मेरे विचार से 2 नंबर पूरे मिले होंगे इनको। तो बच्चों इस तरह हमने 2020, 2019 और 2018 के अध्याय 6, 8 और 9 में से आए हुए प्रश्नों को देख लिया है, समझ लिया है। आप समझ गए होंगे कि बहुत अच्छी राइटिंग होना बहुत ज़रूरी नहीं है, मगर साफ सफाई से काम करना ज़रूरी है और सटीक आंसर लिखना है। आपके इस संबंध में कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप यूट्यूब में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाएँ। बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।